मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? बहुत अच्छी बात है, सभी को स्वस्थ रहना भी चाहिए। तो आइए मैग्नीसन अभिराज वाली स्कूल की तरफ से आज की हमारी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ क्रमांक 7 का अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें हमने व्याख्यान 1 अपनी पिछली कक्षा में प्रारंभ कर दिया था, है ना। और आज हम पढ़ेंगे व्याख्यान 2। कौन से पाठ का? पाठ क्रमांक 7 का, जिसका नाम है भारतीयों के अथक परिश्रम, धैर्य और आस्था का प्रतीक। क्या है? ट्रिनिडाड। ठीक है, ट्रिनिडाड के विषय में या वहाँ के बारे में लेखिका हमें बताएगी। और हमारे पाठ की लेखिका का क्या नाम है? कमल कुमार। हमारा जो ये पाठ है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक यात्रा वृतांत है। लेखिका ने इस पाठ को यात्रा वृतांत के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें लेखिका ने वहाँ की जो यात्रा थी उसके अनुभव हमारे साथ साझा किए कि किस प्रकार ट्रिनिडाड में रहने वाले भारतीय मूल के जो निवासी हैं, उन्होंने किस प्रकार वहाँ पर अपना जीवन प्रारंभ किया, अपनी जीवन शैली को आगे बढ़ाया और अपने व्यवसाय का प्रसार किया। तो व्याख्यान 1 में बच्चों हमने पढ़ा था कि लेखिका को जैसे ही सम्मेलन के बाद समय मिलता, वो वहाँ के भारतीय मूल के निवासियों से मिलने पहुँच जाती, उनके विषय में तरह तरह की जानकारियाँ प्राप्त करती और भी जानने की जो उनकी इच्छा थी उसको भी पूर्ण करने में लगी रहती। तो वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई प्रवीणा से, और प्रवीणा से मुलाकात हुई। और कैसे? क्योंकि जब वो वहाँ गई तो प्रवीणा के घर में सत्यनारायण की कथा थी। वहाँ देखा कि एक भारतीय परिवार है और उस परिवार में जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे वो थे रामधन, है ना। सत्यनारायण की कथा हो रही थी, लेखिका वहाँ गई। रामधन सबसे बुजुर्ग थे, 100 वर्ष की उनकी उम्र थी। रामधन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम या हमारी पीढ़ी चौथे स्तर पर है, कि हम चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं, जिसमें मैं सबसे बुजुर्ग हूँ। प्रवीणा बेटे की बहू है और उनके 3 बच्चे हैं, जिनके प्रवीणा के 2 बेटियां और 1 बेटा, जो बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। तो लेखिका ने देखा उनका घर, किसका? रामधन का, बहुत ही अच्छा सुसज्जित रूप से, व्यवस्थित रूप से उनका घर था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और घर के एक कोने में मंदिर बना हुआ था, जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। अब लेखिका प्रवीणा से पूछती है इस विषय में, भारतीयों के विषय में। तो प्रवीणा बताती है कि 1917 में भारतीयों को बंधक मजदूर बनाकर ब्रिटिशों द्वारा लाया गया, यहाँ पर लाया गया। तब भारतीयों को ये नहीं पता था कि हमें वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है। तब भारतीय सोचते थे कि हम यहाँ के वातावरण से निकलकर वहाँ जाएंगे, वहाँ हमें अच्छा परिवेश, अच्छा वातावरण मिलेगा। लेकिन तब तो वो खुशी खुशी पानी के जहाज पर बैठ गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वहाँ क्यों ले जाया जा रहा है। वहाँ उन्हें गन्ने के खेतों में खेती करने के लिए ले जाया जा रहा था, काम करने के लिए ले जाया जा रहा था। प्रवीणा ने बताया 1845 से 1917 के बीच, 1845 से 1917 के बीच काफी भारतीय बंधकों को यहाँ पर लाया गया और यहाँ से दूर दराज इलाकों में कार्य करने के लिए ले जाया गया। तो प्रवीणा बता रही है कि जब उनको पानी के जहाज में बैठाया गया था तो उन्हें ये नहीं पता था कि हम किस प्रकार वहाँ पर पहुँचेंगे। उस समय उन भारतीयों ने कई प्रकार की यंत्रणाएं सहन की, जिसमें कपकपाती ठंडी हवाएं, बीमारी और उन ब्रिटिश लोगों के द्वारा दुर्व्यवहार जो किया जा रहा था उसको सहन किया। जिन लोगों से सहन नहीं हुआ उन्होंने आत्महत्या कर ली, वो नदी में कूदकर, पानी में कूदकर मर गए। कुछ लोग बीमारी से मर गए और जो कुछ बचते बचाते लोग पहुंचे उनको फिर दूर दराज इलाकों में भेज दिया गया। अब 3 महीने के अंतराल के बाद जब वो लोग पहुंचे किसी धरती पर, 3 महीने पानी पर चलने के बाद जहाज में जब वो किसी धरती पर पहुंचे तो उनमें खुशी की उमंग दौड़ पड़ी। तो सबसे पहले भारतीयों ने जिस सरजमी का स्पर्श किया, जिस धरती का स्पर्श किया, वो कौन सी थी? नेल्सन टापू की। ये प्रश्न भी आएगा आगे
नेल्सन टापू की सरजमी का, धरती का उन्होंने स्पर्श किया, जो कैसी थी, उबड़ खाबड़ थी। ठीक है, अब उन्हें उस धरती पर उतार कर फिर से छोटी छोटी किश्तियों और जहाजों में बैठाकर अन्य इलाकों में पहुंचाया गया, जिसमें कौन कौन से इलाके थे, देखिए, फिलीपाइन, कंकॉर्ड और सेजल। ठीक है, वहां पर भेजकर उनसे कार्य करवाया। तो ये बातें प्रवीणा ने लेखिका को बताई। उसके बाद लेखिका कहती है कि मैं जनवाणी के संपादक सविता बुद्धू से मिली। एक महिला है जनवाणी की जो संपादक है, जिसका नाम है सविता बुद्धू। याद रखना, जनवाणी से कौन संबंधित थी हमारे पाठ में, सविता बुद्धू। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी लेखिका, संपादिका और भारतीय रीति रिवाजों की प्रवक्ता, स्त्री अधिकारों के प्रति बहुत ही सजग हैं। उन्होंने बताया फिर लेखिका को कि ट्रिनिडाड में एक कैरेबियन टापू है, जिसे अमेरिका का भौगोलिक विस्तार भी कहा जा सकता है ना। भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका का विस्तार भी कहा जा सकता है, किसे, कैरेबियन टापू। बहुत ही अच्छी धरती है वहाँ की, समतल है, भूमि है, हरी भरी है। वहाँ पर उन लोगों को ले जाया गया और वहाँ से गन्ने की खेती कराई गई, अर्थात अन्य और भी कार्य कराए गए। लेकिन उन लोगों को वहाँ पर ले जाकर एक खुले मैदान में छोड़ दिया, ना उनके रहने की व्यवस्था, ना उनके खाने की व्यवस्था। पीने के लिए पानी भी उन्हें तालाब से लाना पड़ता था, जो पीने के बिल्कुल योग्य नहीं था, पीने लायक नहीं था। उस पानी से बीमारियां फैल रही थी, जिसमें हैजा, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारी थी। फिर भी बच बचाते लोग उस जीवन शैली के लिए खुश थे और 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें 13 से 25 सेंट मिलते थे। 7 दिन की कड़ी मेहनत के बाद कितने मिलते थे उन्हें, 13 से 25 सेंट कीमत थी वहां की, है ना। तो भारतीयों को कोई दुख नहीं था कि इतनी मेहनत करने के बाद हमें इतना कम मूल्य मिल रहा है, इतनी कम कीमत मिल रही है। अब क्या हुआ कि वो उसमें भी खुश थे। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम राशि प्राप्त होती थी। जब गन्ने की फसल या अन्य कोई फसल का कार्य खत्म हो जाता था कि फसल की कटाई बंद हो जाती थी, फसल तैयार होकर अपने स्थान पर उसको पहुंचा दिया जाता था, है ना, बेचने के लिए। तो उसके उपरांत उन्हें 4 दिन का अवकाश मिलता था, 4 दिन की छुट्टी मिलती थी, जिसमें भारतीय बहुत खुश होते थे, आनंदित होते थे, अपने त्योहारों, अपने उत्सवों को मनाते थे, अपने रीति रिवाजों को परंपरा के अनुसार मनाते थे, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण को भी शामिल करते थे। इस तरह उनका जो जीवन था, जीवन शैली थी, वो चलती रही, है ना। अब आगे क्या होता है कि इतनी विपरीतताओं, रहने की जो व्यवस्था भी ढंग से नहीं थी, वहाँ के लोगों का दुर्व्यवहार, इतना सहन करने के बाद भी जो भारतीय थे वो अड़िग रहे, वहाँ पर डटे रहे। अब लेखिका को पता चलता है कि कुछ लोगों ने वहाँ जमीन के अनुदान को स्वीकार किया, कुछ रुपयों के लिए या कुछ कीमत के लिए भारत में जाने का जो मुआवजा था कि या तो आप भारत चले जाइए या इतनी कीमत लेकर यहीं पर रुक जाइए। कुछ लोगों ने वो स्वीकार किया, कुछ वापस आ गए, कुछ किसी ना किसी बीमारी के कारण, यंत्रणा के कारण वहाँ पर मर चुके थे। तो ये अब प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें क्या होता है कि वो लोग अब अपना ही एक नया व्यवसाय शुरू कर रहे होते हैं। जिस जगह उन लोगों को रखा जाता था या जिस जगह रहकर वो अपना जीवन यापन कर रहे थे, अपना कार्य कर रहे थे, अब उस स्थान को ए स्टेट से जोड़ा गया, ए स्टेट से,
वहां पर रेलवे लाइन बिछाई गई, है ना, जिससे जो उनका आवागमन था शहरों से वो होता गया, अर्थात वो जुड़ते गए। अब उन जगहों का भी विस्तार होता गया, वो उनका भी विकास होता गया, उन जगहों का भी जहाँ पर पहले कुछ नहीं था। खाने पीने की, रहने की व्यवस्था भी अब वहाँ पर और अच्छी तरीके से होने लगी। अब क्या होता है बच्चों, वो संपादिका मतलब संपादक से भी मिली, सविता बुद्धू से भी और प्रवीणा से भी। उन लोगों से जो बातें की लेखिका ने हमें बता दी। अब लेखिका क्या कहती है कि हम ट्रिनिडाड में घूमने के लिए हमने एक गाइड लिया। गाइड हमें ट्रिनिडाड के सभी हिस्सों पर या सभी जगहों पर उसने हमें घुमाया और उनके इतिहास को बताया कि ये क्या है, ये क्या है। तो लेखिका कौन कौन सी जगह पर घूमी, देखिए, असार राइट नेचर सेंटर, असार राइट नेचर सेंटर जैसी जगहों पर उन्होंने भ्रमण किया। और भी कई जगहें जिनका लेखिका ने हमें बताया कि उन्होंने वहां पर जा जाकर घूम घूम कर देखा कि वो किस प्रकार की या कितनी अच्छी जगह है पर्यटन के लिए। अब प्रवीणा है जो वो भी उन जगहों का भ्रमण लेखिका के साथ करती है। इसी दौरान प्रवीणा कहती है कि 1868 में यहाँ पर क्या हुआ, प्रथम मिशन स्कूल खुला। तब 1868 में क्या खुला, प्रथम मिशन स्कूल, ठीक है। और बताया उन्होंने 1869 में यहाँ जमीन समझौता हुआ, ठीक है। तो ये बातें प्रवीणा उन्हें बता रही है कि आगे जब भारतीयों ने अपनी जमीन का विस्तार किया तो वो किस प्रकार किया। जमीन समझौता हुआ ना, तो कुछ भारतीयों ने अपनी पूंजी को सहेज कर रखा था, उसको बचा कर रखा था सुरक्षित अपने पास। उन्होंने उन पैसों से या उस पूंजी से वहाँ पर जमीन खरीदी और वहाँ पर चाय और कोको की खेती की, गन्ने की खेती की और भी बहुत सारे कार्य वहाँ किए। अपने ही खेतों में अपनी फल सब्जियां उगाने लगे और अपने व्यवसाय के प्रसार को करने लगे, कि अपना व्यवसाय बढ़ाने लगे। और इस काम में वहाँ की उनके घर की औरतें भी शामिल होने लगी। वो अपने कार्य मतलब जो वो भारत में अपनाती थी ना अपने कार्य, कि घरेलू कार्य, कि पशुओं को पालना, गाय भैंस बकरियों को रखना, उनका पालन पोषण करना और उनसे जो प्राप्त पदार्थ थे, दूध, घी, दही, मक्खन, उनको बेचकर उससे कीमत वसूल करना। तो ये सारे कार्य थे। जब 1869 का जमीन समझौता हुआ तो भारतीयों ने शुरू किए कि जमीन खरीदी और उस जमीन पर अपने अपने सबने व्यवसाय शुरू कर दिए। धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया उनके व्यवसाय और प्रसारित होने लगे और बढ़ गए, वृद्धि होने लगी उनमें और उसमें फिर महिलाएं भी आगे बढ़कर कार्य करने लगी। तो ये बातें कौन बता रही है, प्रवीणा। प्रवीणा ने बताया कि 1868 में प्रथम मिशन स्कूल खुला जिसमें उनके पति के दादा पढ़े थे सर्वप्रथम। फिर धीरे धीरे और भी विद्यालय खुले और रोजी रोटी के और भी कार्य मिलने लगे, मंदिर मस्जिद भी बनने लगे, छोटे मोटे शॉपिंग सेंटर या मॉल आदि भी वहाँ पर बनने लगे। धीरे धीरे जो जगह बिल्कुल ही निर्जन थी, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, वहाँ पर भी क्या हुआ, हाँ, लोगों की बढ़ोतरी होने लगी, वो भी लोगों के रहने के लायक बनने लग गई। तो ये सारी बातें हमें आज हमारे व्याख्यान 2 में बताई गई है कि लेखिका प्रवीणा के माध्यम से और संपादिका के माध्यम से जो भी लेखिका को बातें पता चली वो सारी बातें लेखिका ने हमारे साथ साझा की है। और जो बातें मैंने आपको शॉर्टकट पर बताई वो भी हमारे व्याख्यान 2 के अंतर्गत ही आई है। तो बच्चों व्याख्यान 2 को भी आज आप खुद पढ़िए अपने हिसाब से, जहाँ तक आज हमने व्याख्यान 2 पढ़ा है। व्याख्यान का जो अगला भाग है वो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। पाठ का व्याख्यान 3 है जो हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए